लेटेस्ट और रिसेंट में बात करने के लिए यदि मैं कहूँ तो आधुनिकतम हस्तक्षेप क्षेत्रम विज्ञान सूक्ष्म क्षेत्र शल्य चिकित्सा की दुनिया की कैन समबडी कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश? नो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. So because this is one of the latest techniques, so I thought the interventional radiologist, and can you please get Manish, one of the most talented person, interventional radiologist, Dr. Manish Rajput. पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मेहि एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः. अर्थात इस जीवन में वित्त यानी कि धन, मित्र, भार्या यानी कि स्त्री या फिर पत्नी, पुनर्मिहि यानी कि राजवंश जो है अपना वो हमें वापस मिल सकता है. परंतु ये जो नश्वर शरीर है, बीमारी की वजह से या व्यसनों की वजह से एक बार अगर बेकार हो गया, इसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है. मैं डॉक्टर मनीष राजपूत इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ. मेरे साथ टीम है जो अभी मेरे साथ नहीं आई है और वो लोग कुछ केसेस में है व्यस्त. हमारी पूरी टीम टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे से है. मैं इस वक्त प्रकांड पंडित, विद्वान, आचार्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी के चरणों में सादर नमन करता हूँ. एंशियंट टू रीसेंट, पौराणिक से लेकर के अभी तक चिकित्सा विज्ञान ने क्या क्या तरक्की की है, मैं उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगा. सर्जरी जिसके जनक हिंदुस्तान में शुश्रूषा को कहा जाता है. शुश्रूषा के अलावा हिंदुस्तान के अलावा रॉयल कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन सर्जन जो हैं उन्होंने भी शुश्रूषा को फादर ऑफ सर्जरी कहा है. शुश्रूषा आज से 2600 साल पहले यानी कि 600 BC बिफोर क्राइस्ट, उस वक्त उन्होंने जो है सुश्रुत संहिता की रचना की थी. शुश्रूषा जो कि महर्षि विश्वामित्र और उनकी माता का नाम मोहिनी था, उनके पुत्र थे. और उस वक्त जो काशी के राजा थे जिनका नाम ऋषि वेदा था, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, जो कि धन्वंतरी जी के वंशज या कहें उनके अवतार माने गए हैं धरती पर. तो शुश्रूषा जी ने चिकित्सा विज्ञान की जो शिक्षा थी वो उनसे ली थी, काशी के राजा से. उसके बाद शुश्रूषा जी ने 300 सर्जरीज इन्वेंट की थी. तो उन्हें फादर ऑफ सर्जरी के अलावा दुनिया में पहली प्लास्टिक सर्जरी जो कि राइनोप्लास्टी थी वो की थी उन्होंने. उस वक्त कैटरेक्ट सर्जरी जो थी वो की थी. और इस प्रकार से 300 प्रकार की सर्जरीज उन्होंने की थी वहाँ पर. इसके अलावा उन्होंने जो है 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसका भी आविष्कार किया था. और इन सभी वजहों से उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है. जो आज की मॉडर्न ब्रेन सर्जरीज हैं, सिजेरियन सेक्शन जो होते हैं, उन सभी का आविष्कार उन्होंने किया था. शुश्रूषा जो आयुर्वेदा जैसे कि नॉलेज ऑफ लाइफ कहते हैं हम, तो उसमें जो है उसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, जो कि टोटल 4 जो वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद. अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है अपने को. उसमें जो है चिकित्सा विज्ञान को 8 विषयों में बांटा गया है. अगर मैं ठीक हूँ कुछ के नाम लूँगा. काय चिकित्सा जिसमें स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है. कौमार भृत्य जिसमें न्यू बॉर्न से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों का
चिकित्सा उपचार किया जाता है। शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, जिसमें सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, प्लास्टिक सर्जरी हर चीज़ आ जाती है। शालाक्य तंत्र यानी कि ENT का वर्णन है उसमें। भूत विद्या, जिसमें आत्मा और मनोविज्ञान, साइकेट्री, उसका वर्णन है उसमें। उसके अलावा अगध तंत्र यानी कि टॉक्सिन्स और वेजिटेबल, पर्यावरण हमें और हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है उसका वर्णन है उसमें। उसके बाद है रस्य तंत्र, टॉक्सिन्स एंड लाइफ स्टाइल, बॉडी में सीक्रेट होने वाले विभिन्न जूस होते हैं, रस होते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं वो। और सबसे आखिरी 8वां है वाजी कारण तंत्र, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उनका वर्णन है। तो इस तरीके से करते हैं। पुराने ज़माने में जो है सभी को विदित है कि पहले जब अलग अलग चिकित्सा पद्धति आई, चाइनीज़, कोरियन, हिंदुस्तान में आयुर्वेदा, यूरोप में और अमेरिका में भी अलग अलग टाइप की चिकित्सा पद्धति आई थी। उनमें चिकित्सा में सबसे पहले लेप्रोस्कोपी यानी कि चीर फाड़ का वर्णन था। तो पूरा चीर फाड़ करते थे, सर्जरी करते थे, ऑर्गन को निकालना है या उसको ठीक करना है, जस्ट लाइक रिपेयर, वो किया करते थे। चिकित्सा विज्ञान ने फिर और तरक्की करने के बाद फिर हमने देखा कि भाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने लगी, दूरबीन से जो है सर्जरी होने लगी। काफ़ी सक्सेसफुल थी दूरबीन या रोबोटिक सर्जरी, जिसमें पेट की एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी, स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन की सर्जरीज भी होती थी, रोबोटिक सर्जरी। चिकित्सा विज्ञान ने और तरक्की की और 8 नवंबर 1896 को विलेम के रोंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया और उस एक्सरे ने आज पूरी दुनिया का चिकित्सा विज्ञान बदल के रख दिया है। उस वक्त ये खोज जो एक आविष्कार था वो एक एक्सीडेंट था, पर उस एक्सीडेंट को फिर बाद में वैज्ञानिकों ने डायग्नोस्टिक साइंस या डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के नाम से जाना, जिसमें हमने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड भी हमने दिया, उसके बाद फिर CT स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, MRI, कैथ लैब दिया। डायग्नोस्टिक के अलावा अब उसी पद्धति का उपयोग जो है वो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन यानी कि रोगों को ठीक करने की क्षमता है उस चीज़ में, हम उसको यूज़ करते हैं और उसी विज्ञान को आज कहा जाता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विज्ञान की वो विधा है, मॉडर्न साइंस की वो विधा है, जिसमें हम बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी टाके के, बिना कोई दवाई दिए रोगों को उनकी जड़ से ठीक करते हैं। 10 मिनट का जो टाइम है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को बयां करने के लिए काफ़ी मुश्किल है, फिर भी मोटी मोटी जो है चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बॉडी में जितना भी होता है, न्यूरो की बात करूँ, कार्डियक की बात करूँ, चेस्ट, एब्डोमेन, गैस्ट्रो, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कॉस्मेटिक, कैंसर, गायनिकोलॉजी, मैं अगर उसकी बात करूँ, हर जगह केवल एक सुई 2 mm का जो होल होता है उससे होती है। शुरुआत और एंड सब कुछ वहीं से होता है। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में पूरी दुनिया में जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निडल से होते हैं। डर्मेटोलॉजी की है कॉन्फ्रेंस, तो शुरुआत मुझे स्किन डिजीज से ही करना चाहिए, पर नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहा भी गया है, मेरे पिताजी ने कहा है एक्चुअली, कि नारी से नर होत है, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु समान। तो पहले मैं फीमेल साइंस या वुमेन हेल्थ को लूँगा। फीमेल्स में 70% महिलाओं को हिंदुस्तान में और अमेरिका में, मैं यहीं का डाटा करूँगा पेश, 70% फीमेल को अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में फाइब्रॉइड की समस्या होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, है ना। उसकी वजह से उनकी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी प्रभावित होती है। तो इस टाइप के फाइब्रॉइड जो होते हैं, पहले सर्जरी से, ओपन सर्जरी, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा आराम से ट्रीट किए जा सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का जो मेन प्रिंसिपल होता है, डायग्नोस्टिक के अलावा वो शरीर में ब्रेन से लेकर के टो तक किसी भी जगह का एंजियोग्राफी किया और जब वहाँ पर जिस भी ब्लड वेसल की समस्या है उसको बंद किया या चालू किया।
तो यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होता है वो हमारे घर में जो प्लम्बर होते हैं, जो पाइप को जोड़ता है, बंद करता है, जब लीक पाइप है उसको बंद करता है, और जो बंद पाइप है उसको ओपन करता है। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट प्लम्बर की तरह होते हैं, वी आर जस्ट लाइक प्लम्बर। फाइब्रॉइड के अलावा जो ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, यूट्रस के कैंसर होते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, उसको हम 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वाक़या याद आ रहा है मुझे, बीना आचार्य मैडम का बहुत अच्छा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो एक 20 साल की लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, LSCS उसका हुआ, डिलीवरी हुई। अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची जो थी वो डेंगू NS1 पॉजिटिव थी। ब्लीडिंग होती रही ब्लीडिंग, और उस बच्ची के बचने की कोई भी रास्ता नहीं था। बीना आचार्य मैडम ने बुलाया हमें, हमारी टीम को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, हम लोग चूँकि बॉम्बे से आए हैं, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ वर्क वो केवल और केवल, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया है, हिंदुजा, ब्रीच कैंडी, लीलावती, पर राजस्थान आकर के वो अधिकार और वो क्षेत्र हमें दिया केवल और केवल डॉक्टर SS अग्रवाल सर ने। RHL हॉस्पिटल में हमको हर तरीके की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ वर्क है, और कोई दबाव नहीं है, और जितना मॉडर्न साइंस आप यूज़ करना चाहते हैं वो सब सहयोग हमें RHL हॉस्पिटल से मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का वन ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे फर्स्ट इन स्टेट करके प्रोसीजर स्टार्ट किया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या यहाँ पर किया है जो स्टेट में पहली बार हुआ है। तो वो बच्ची जो थी वो डेंगू NS1 पॉजिटिव थी, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोग आए, हम लोगों ने उस बच्ची का टेम्परेरी यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन किया। टेम्परेरी इसलिए ताकि वो बच्ची दोबारा से प्रेग्नेंट हो पाए। टेम्परेरी यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन किया, 6 आवर में जो बच्ची कोलैप्स हो गई थी, वापस से उसका BP नॉर्मल आ गया। जितने भी सपोर्ट थे, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, सारे सपोर्ट हट गए, और एग्जैक्टली 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद उस बच्ची को उसका जो नवजात था उसके साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। एक और वाकया है, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। एक शख्स थे, काफ़ी बड़े ऑफिसर थे, उनको लिवर में CLD था। लिवर में CLD होने के साथ साथ पेट में बार बार पानी बढ़ता था, और हर दूसरे दिन वो आते थे मेरे पास पानी निकलवाने के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिवर ट्रांसप्लांट टीम जो है मेदांता की, उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपका ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब, अब क्या करें, पानी निकल रहा है, और उनके पास सिर्फ 2 ही महीने थे, मतलब डॉक्टरों ने कहा था कि आप 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। हमने क्या किया, हमने उनका टिप्स किया, यानी कि बिना चीर फाड़ के लिवर ट्रांसप्लांट किए बिना हमने टिप्स कर दिया। टिप्स ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट, यानी कि लिवर को जो आने वाला ब्लड था उसको हमने स्टेंट की सहायता से मोड़ करके मेन उसमें डाल दिया सर्कुलेशन में। आज वो इंसान जिंदा बच चुके हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद 10 से 15 साल वो जिंदा रहेंगे, कंटिन्यूसली मेरे उस पर है, फॉलोअप पर है। तो ऐसे ही स्किन की बात कर देते हैं, वेरिकोज वेन्स हैं, DVT है, तो इनको दवाइयों से न ठीक करते हुए जो इनका रूट कॉज है, जड़ जो इनकी है, उसको ठीक करना है इंटरवेंशन के द्वारा। तो इनका जो नसें हैं, वेन्स हैं, इनका एंजियोग्राफी करना है, एंजियोग्राफी करके वेन में जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको ठीक करके आना है। तो वेरिकोज वेन की जो समस्या है, अल्सर की जो है समस्या, जो उसको इचिंग हो रही है, स्किन का रंग हो गया है ब्लैक, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो जड़ को ट्रीट करते हैं, ना कि सिम्टम को। ऐसे ही DVT में है, पेशेंट आते हैं एक्यूट DVT लेकर के परेशान होते हैं, 1 घंटे के अंदर टेबल पर लेटे लेटे उनका DVT हम लोग अच्छा कर देते हैं, सिर्फ एक सूक्ष्म छिद्र से। जितना भी थ्रोम्बस है उसको एस्पिरेट कर देते हैं, दवाइयों से घोल देते हैं, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रेन के स्ट्रोक जो होते हैं। पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, इस स्ट्रोक होने के बाद उसकी आधी बॉडी हो गई पैरालिसिस, ठीक है साहब। पेशेंट टाइम इंटरवल में हमारे पास आ गया, जैसे हम बोलते हैं गोल्डन टाइम, यानी कि 6 आवर के अंदर अगर हमारे पास आ जाता है तो पेशेंट 1 घंटे में ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा वो स्ट्रोक के पहले था, यानी कि उसका जो लकवा जो है वो दूर हो जाएगा। तो ये ब्यूटी है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की।
ऑन्कोलॉजी के एक बात कर लेते हैं कैंसर की। कैंसर में जितने भी लिवर कैंसर हैं, किडनी के कैंसर हैं, इनको बिना किसी चीर-फाड़ के ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए मुझको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल याद है। एक सज्जन थे, जब मैं बॉम्बे में था, उनको 3 सेंटीमीटर का लेफ्ट किडनी में एक कैंसर था। वो मेरे पास आए, राय ली, तो उनको मैंने आरएफए की सलाह दी। मैंने कहा 3 सेंटीमीटर का है और ये आरएफए की लिमिट में आता है। आरएफए होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, यानी कि ट्यूमर में एक सुई डाल करके उस ट्यूमर को वहीं के वहीं जला देना। आप विश्वास मानिए, वो मरीज, वो साहब सुबह आए मेरे पास, उनका आरएफए किया और शाम को उनको डिस्चार्ज कर दिया। चलते हुए आए थे और चलते हुए अपने घर गए वापस, कैंसर ठीक करा करके। आज भी बॉम्बे से वो मेरे फॉलोअप पर हैं। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि भाई बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी मेंटल ट्रॉमा के उनका जो है कैंसर अच्छा हो गया। इस तरीके से बहुत सारे देशों विदेशों में हमारे पेशेंट, जर्मनी में हैं, बैंकॉक में हैं, थाईलैंड में हैं, इटली में हैं, कैंसर के। मैं आपको बता रहा हूँ कैंसर का भी इलाज संभव है। समस्त कैंसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से जो एक लिमिटेड ग्रुप है, लिवर के कैंसर हो गए, किडनी के कैंसर हो गए, उन सबका इलाज संभव है। राजस्थान में आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर टीबी प्रचंड है, बहुत ज़्यादा टीबी की समस्या है। उसमें जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुंह से बहुत ज़्यादा आता है खून। तो मुंह से खून जो आता है, तो उन पेशेंट का हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, यानी कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, यानी कि लंग का एंजियोग्राफी करके, और जहाँ से भी लीक हो रहा है, वो पाइप जहाँ से भी लीक हो रहा है उसको बंद करके आ जाते हैं, पेशेंट अच्छा हो जाता है। तो 1 घंटे में पेशेंट अच्छा हो गया और दिन भर वेट करने के बाद अपना घर गया। इसी तरीके से ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद हमने जो नई चीज़ें स्टार्ट की हैं, यू वॉन्ट बिलीव, विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, हेमरॉइड, पाइल्स काफ़ी एक आम समस्या है। बिना किसी चीर-फाड़ के, बिना किसी उसके पाइल्स को सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, या मैं कहूँ हेमरॉइडल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, उसकी सहायता से मात्र आधा घंटे में पाइल्स अच्छा कर देना। ब्लीडिंग भी रुक गई, पेन भी रुक गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें टोटल नी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं, टीका कहते हैं जिसको, है ना, उससे दवाइयाँ और ये जो रिप्लेसमेंट है, इसके बीच में कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके लिए जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन फर्स्ट टाइम राजस्थान में हमने स्टार्ट किया, जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन ऑन टेबल इमीडिएटली प्रोसीजर करने के साथ ही खत्म हो जाता है। केवल ग्रेड 4 KL ग्रेड 4, उसमें ही अपने को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। ग्रेड 1, 2, 3 में मेरा यकीन मानिए, किसी भी ऑर्थोपेडिशियन से आप बात कीजिए, पेशेंट को कभी भी टीका की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ है, जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो गया। प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट बहुत एक आम समस्या है, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। प्रोस्टेट का सिंपल सा रूल है, 50 की उम्र में 50% लोगों को BPH होता है, 60 की उम्र में 60%, 70 की उम्र में 70% लोगों को BPH होता ही होता है। BPH के लिए हमें हॉस्पिटल आकर के TURP और फिर ब्लीडिंग, चिप्स वगैरह, उस सब की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन से पेशेंट के जितने सिम्टम हैं वो बिना किसी चीर-फाड़ के अच्छे हो सकते हैं, और TURP के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्लीडिंग, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह, उन सबसे, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, उन सबसे बड़े आराम से बचा जा सकता है। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने वाले हम लोग पूरे राजस्थान स्टेट में फर्स्ट हैं। हेमरॉइड के लिए हम लोग फर्स्ट हैं, प्रोस्टेट आर्टरी के लिए हम लोग फर्स्ट हैं, जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, उसके लिए हम लोग हैं फर्स्ट। नॉर्थ इंडिया में एक जो चीज़ नहीं होती है, और मैं उसके लिए एस एस अग्रवाल सर का बहुत आभारी हूँ कि सर ने हमारा इतना साथ दिया है। ये एक्चुअली मेरा ड्रीम था। छोटे बच्चे जो होते हैं 1 से 5 साल तक के, उनको राजस्थान जैसे एरिया में रेटाइनोब्लास्टोमा, आँख का जो होता है कैंसर, उसका बहुत प्रिवलेंस है यहाँ पर। और पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी कीमो इन्फ्यूजन नहीं करता। सर आप PGI चंडीगढ़ से आए हैं, वहाँ पर भी नहीं है, एम्स में भी नहीं है। वो ट्रीटमेंट अपन ने राजस्थान हॉस्पिटल में, RHL में, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क स्टार्ट किया है। एक ट्रीटमेंट सेशन का कॉस्ट होता है लगभग 2 लाख रुपए, वो हमने फ्री में स्टार्ट किया है। और हमारे पास पूरा डेटा है कि जिन बच्चों का कैंसर आँख को पार करके ब्रेन तक आ गया था, आज जो बच्चे अच्छे हैं, उनकी ज़िंदगी बच गई।
कुछ एक बच्चे ऐसे जिनकी आँख की रोशनी बच गई है, कुछ एक बच्चे ऐसे जिनकी आँख की रोशनी तो नहीं बची लेकिन ज़िंदगी बच गई उनकी। हमारे पास पूरा डेटा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे टीम में डॉक्टर रघुनाथ नागवेकर हैं, वो इस समय राजस्थान हॉस्पिटल RHL में OAC ही कर रहे हैं। दोनों को आना था। हाँ, हम दोनों को आना था, लेकिन चूंकि वो बच्ची का हमारा वादा था कि बेटा हम आपका आज ही करेंगे। 18 महीने की बच्ची है, उसका अभी सेकेंड सेशन OAC का हो रहा है RHL हॉस्पिटल में राजस्थान में, वो भी पूरा निःशुल्क। तो इस तरीके से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मॉडर्न साइंस की बहुत एडवांस वो है टेक्नोलॉजी, जिसपे हम बायोप्सी से लेकर के FNAC से लेकर के सारी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट की एंजियोप्लास्टी हम देखते हैं। जो हमारे साथ में हमारा मतलब राजस्थान की नहीं, एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, डॉक्टर रविंद्र सिंह राव सर की टीम। टावी वगैरह बिना ऑपरेशन के हार्ट के बाल बदल देना, ये सब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है। तो इस तरीके के जो होते हैं प्रोसीजर अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग है, और यहाँ पर उनकी उपलब्धता ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई आदमी यहाँ से उठ करके टाटा हॉस्पिटल या बॉम्बे या दिल्ली नहीं जा सकता है। तो हमारी जो टीम आई है राजस्थान, वो भी यही सोच करके आई है कि यहाँ से हर एक इंसान वहाँ पर नहीं आ सकता, तो क्यों ना हम ही चलते हैं वहाँ पर। इंटरवेंशन का अभाव था, लेकिन अब जो है ये जो पूरा हो गया है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को आज जो जयपुर का स्थापना दिवस है उसकी बधाई देना चाहता हूँ, और आचार्य चिकित्सक श्री दिनेश माथुर सर का विशेष तौर पर आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने आप सब विद्वानों के बीच में, मैं जो काफ़ी छोटा हूँ अभी उभर करके मतलब आ रहा हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, तो मैं आचार्य श्री दिनेश माथुर साहब का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम देता हूँ। धन्यवाद एंड सक्सेस। Thank you, sir, for introducing us to this different field of interventional radiology. We were really enlightened by your words. I request Dr. C.R. Srinivas sir to please felicitate and honor our speaker. This is Ravan bell. This is silent bell. यानी कि उंगली से दिखाने से साइलेंट वाणी को संयम दे। Well done. Keep serving. We want more young people like you, dynamic people like you. Stop, please. Yes. One more. Thank you. और इसके बाद मैं बुलाऊंगा डॉक्टर मनीष राजपूत को। डॉक्टर मनीष राजपूत एक इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट है, और कहीं पे भी कोई ब्लीडिंग हो रही हो, कुछ और हो रही हो, कोई उल्टा सीधा हो रहा हो तो खट से अपना तार मार घुमा करके जो है, कहीं स्ट्रोक हो रहा तो लगा देते हैं। तो मैंने कहा मनीष गाना गा के सुना। बोला नहीं साहब, मैं कुछ गद्य में नहीं पद्य में दिन भर की गुनगुनी धूप के पश्चात ये खूबसूरत शाम, एक सर्द शाम और आप लोगों का साथ, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। परिचय तो मेरा सर दे ही चुके हैं। मैं आपको एक वृतांत सुनाना चाहता हूँ। वृतांत उसे कहते हैं जो कोई सच्ची घटना हो और उसे हम शब्दों की लड़ी में पिरोते हुए एक पटल पर उकेरते हैं। वृतांत सुनाने से पहले 4 पंक्तियां डॉक्टर दिनेश माथुर सर और वीना मैडम के लिए। बहुत साथ दिया मेरा, काफ़ी आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और देखा भी है मैंने। 4 पंक्तियां दिनेश माथुर सर और वीना आचार्य मैडम के लिए कि दानी जिसके पीछे दौड़े, दानी जिसके पीछे दौड़े, उसको सच्चा क्या तक समझो, जिसके स्वर पर लुट जाए घटा, केवल उसको चातक समझो। वरदानों के पीछे दौड़ रहे कंगीरे हैं,
वरदानों के पीछे दौड़ रहे कंगीरे हैं। वरदान चले जिसके पीछे, उसको सच्चा साधक समझो। तो मैं अपना वृतांत शुरू करता हूँ। ये सच्ची घटना है 1999 की, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा था, सर्दियों का मौसम था। एक बच्चा आया भीख मांगने के लिए दरवाजे पर। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो लावारिस हैं, भले किसी भी वजह से, समाज की बुराई की वजह से, चोरी हो जाने की वजह से, या जो है किसी भी वजह से। तो वृतांत में एक तो वो बच्चा है जो वाकई शब्द बोल रहा है मुझे, और एक मेरा अक्स है जो मुझसे बात कर रहा है। तो शुरुआत हम करते हैं मेरे अक्स के साथ में। कि ओ ऊंचे महलों में रहने वालों, ओ ऊंचे महलों में रहने वालों, ओ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, और वो अय्याशी करने वालों, वो दौलत की जंजीरों में बंधे रहने वालों। मैं तुमसे बात करता हूं उनकी कि दर दर भीख मांगते हैं कि जिनकी। बहन जी आटा दे दो, बहन जी कपड़ा दे दो, बहन जी आटा दे दो, बहन जी कपड़ा दे दो, चलते चलते छाले पड़ गए, बहन जी चमड़ा दे दो। एक और बच्चा भीख मांगता है कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, कि हम आवारा हैं और हम बेसहारा हैं। बहन जी सब्जी दे दो, बहन जी रोटी दे दो, बहन जी सब्जी दे दो, बहन जी रोटी दे दो, मांगते मांगते गले सूख गए, बहन जी पानी दे दो। हैं हम में से कुछ के माँ बाप परंतु, हैं हम में से कुछ के माँ बाप परंतु उन्हें भी ये गवारा है, क्योंकि वो हमसे भीख मंगवाते हैं हम में से भी कुछ के माँ बाप परंतु उन्हें भी ये गवारा है कि हम लावारिस, हम बेसहारा हैं। अच्छा, जो ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं के साथ साथ उनकी जो मांगने का जो उनका अंदाज है या जो इमोशंस है वो भी बदलते जाते हैं। कि बहन जी पानी गिर रहा है, बहन जी पानी गिर रहा है, कि मुझको 2 फीट छत दे दो, बहन जी सूरज गोले फेंक रहा है, कि मुझको सर पे किस्मत दे दो। बहन जी पानी गिर रहा है कि मुझको 2 फीट छत दे दो, बहन जी सूरज गोले फेंक रहा है कि मुझको सर पर किस्मत दे दो। बहन जी ठंड लग रही है, बहन जी ठंड लग रही है, कि लोई कंबल या अपने कुत्ते का ही सूटर दे दो। और हर कोई बोला भाऊं भाऊं, और हर कोई बोला भाऊं भाऊं, कि हमको तो थोड़ी सी प्यार की नजर दे दो। हे रोज फिल्म देखने वालों, हे रोज होटल जाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम अनपढ़ देन है तुम्हारी, हम लावारिस भेंट है तुम्हारी इस समाज को और इस संसार को। हमें भिखारी कहने वालों, हमें कबाड़ी कहने वालों, हम हैं समान तुम्हारे बच्चों के, हम हैं समान तुम्हारे बच्चों के। बस अंतर इतना है कि चाट का दोना है ट्रांसफर होकर आता, और बाप मेरा है मुझे घूरे से कपड़े लाता। कि चाट का दोना है ट्रांसफर होकर आता, और बाप मेरा है घूरे से कपड़े लाता। और तो और बिल नहीं देते हम बिजली का, बिल नहीं देते हम बिजली का, बिल नहीं देते हम मकान का, बिल नहीं देते हम पानी का। क्यों? क्योंकि रहते सड़क खंबे के नीचे गड्ढों के पास। वापस से मेरा साथी पूछता है कि मैं पूछता हूँ अब लिखने से क्या होगा, मैं पूछता हूँ कि अब लिखने से क्या होगा, अब लिखना नहीं कुछ करना होगा। पर क्या करें, कौन करे शुरुआत, यही तो है मुसीबत की बात। और मैं तो बेबस इंसान हूँ जो देख सकता है, सुन सकता है, पर कर क्या खाक सकता है। ये चल रहा था वृतांत। मैंने बच्चे को कुछ समझाया कि बेटा भीख नहीं मांगते, ऐसा नहीं करते। और अंत में आवाज आई कि नहीं चाहिए तेरी भीख, नहीं चाहिए तेरी सीख। जब मैंने नीचे देखा तो उसका निकम्मा बाप बोला कि नहीं चाहिए तेरी भीख, नहीं चाहिए तेरी सीख। रोटी नहीं भाषण देता, रोटी नहीं भाषण देता। चल बेटे और कहीं भीख मांग, चल बेटे और कहीं भीख मांग। प से प्यार नहीं प से पैसा मांग, प से प्यार नहीं प से पैसा मांग। कुछ टाइम तक बच्चा वहीं खड़ा रहा और फिर अंत में मुझसे बोला कि बाप के जाने के बाद कि हमें ज़रूरत नहीं भीख की,
हमें ज़रूरत नहीं भीख की, हमें ज़रूरत है सीख की। बाबूजी ब से पैसा नहीं, बाबूजी ब से पैसा नहीं, ब से प्यार दे दो और 2.5 अक्षरों का दुलार दे दो। हम भूखे हैं रोटी के नहीं, प्यार के, दुलार के। दे दो हमें सहानुभूति की अनुभूति, दे दो हमें सहानुभूति की अनुभूति। करुणा का एक किरण कण, आश्वासन का एक मौन संकेत और सहारे की एक पतली सी उंगली। और सर्वप्रथम आप ही हटाइए हम बच्चों के भविष्य की काली बदली, काली बदली, काली बदली।